जय हिंद बच्चों, आप अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के अध्याय 5 प्राथमिक क्रिया पढ़ेंगे। मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है बच्चों। पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाएं। आज हम केवल प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण, सामग्री एवं खनिजों के उपयोग से है। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें बच्चों अधिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। ये कार्यकलाप कम शिक्षित या अशिक्षित लोगों द्वारा भी आराम से किया जा सकता है। प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले और उनका कार्यक्षेत्र घर के बाहर होने के कारण इनको लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बच्चों आखेट एवं भोजन संग्रह। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। उनका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था: पशुओं का आखेट करके और अपने समीप जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे, कंद, मूल आदि को इकट्ठा करना। अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। जो समुद्र तटों के पास रहते थे, तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली पकड़ने का कार्य करते थे। प्राचीन काल के आखेटक जो थे शिकारी, वो पत्थर या लकड़ी से बने औजारों और तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या बहुत सीमित रहती। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम आर्थिक क्रिया थी। लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पतियों का संग्रह करते थे। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है: उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। दूसरा निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया है। कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। पौधों के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनेन, चमड़ा तैयार करना और कार्क के लिए ढक्कन तैयार करना। पत्तियों का उपयोग करते हैं पेय पदार्थ, दवाइयों का, कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने का, रेशे को कपड़ा बनाने के लिए और पत्तलों को भोजन और तेल के लिए पेड़ के तनों का उपयोग करते हैं। रबर, बलाटा, गोंद और राल बनाने के लिए भी ये लोग अपनी जंगली वस्तुओं का उपयोग करते हैं। दूसरा प्राथमिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण कार्य है वो है पशुचारण। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मनुष्य ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके उन्हें पालतू बनाया। भौतिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे। वो अपने पशुओं को वहीं पे चराते थे।
भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय, बैल प्रमुख पशु है, जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी एवं ऊंट को पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा एवं आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर को पाला जाता है, क्योंकि वहीं पर ये पाए जाते हैं। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र है। इसका प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के तुंड्रा प्रदेश में, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर है। नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भागों से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया जाति के लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में उस समय बहुत अधिक बर्फ गिरती है। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारक का पशुओं के साथ प्रवास होता है। वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चरागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल और घोड़े हैं। इनसे मांस, खाले, ऊन वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात किया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननकी सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, अर्थात व्यवसाय के रूप में पशुपालन किया जाता है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत अगला है कृषि। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती है। सबसे पहले प्रकार की कृषि है निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण उपयोग किया जाता है। इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है बच्चों। एक है आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया है। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरण कृषि एवं दहन कृषि भी कहलाती है। इसमें बोए गए जो बीज होते हैं वो छोटे छोटे खेतों में बोए जाते हैं और खेती भी पुराने औजारों से जैसे लकड़ी, कुदाली या फावड़े द्वारा ही की जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झुमिंग, मध्य अमेरिका में एवं मैक्सिको में इसे मिल्पा एवं मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है।
पहली, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार बहुत छोटा होता है एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्रायः संभव नहीं है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सोरपम बोया जाता है। भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं एवं दक्षिणी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार, बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। रोपण कृषि। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि जो बृहत स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास के पौधे लगाए। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश की जाती है, उच्च प्रबंध होता है और तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही केंद्रण किया जाता है। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ के पौधे लगाए। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबर के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केलों के बाग विकसित किए। स्पेन एवं अमेरिकन वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों डचों का अधिकार था। ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, यूरोप वासियों के नियंत्रण में ही है। अब बच्चों, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है। अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने में फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैटरबरी के मैदान में किया जाता है। मिश्रित कृषि। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख है। चारे की फसल मिश्रित कृषि की मुख्य घटक है। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सूअर और कुक्कुर आय के मुख्य स्रोत हैं। शस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें फसलों को अदल बदल कर लगाया जाता है। डेयरी कृषि। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की भी अधिकता होती है। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशुओं चिकित्सा की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि के कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप ही किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध और अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन
और कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के कारण डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। वाणिज्य डेयरी कृषि 3 प्रमुख क्षेत्र है। सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, दूसरा कनाडा और तीसरा क्षेत्र है न्यूजीलैंड। दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में भी सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में है। यहाँ खट्टे फलों की खेती की जाती है और यह खट्टे फलों के उत्पादन और रस वाले फलों के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ सबसे अधिक उत्पन्न किया जाता है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तो इसी क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल और फूल लगाए जाते हैं जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है एवं खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं वहां तक किया जाता है। इसमें गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है जहां औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है, इसलिए यहाँ पे मांग भी अधिक रहती है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागवानी फसल विशेषतः ट्यूलिप एक प्रकार का फूल होता है पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। इसका उत्पादन यहाँ सबसे अधिक होता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहाँ इसको ट्रक कृषि का नाम भी दिया जाता है। ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है या ट्रक फार्मिंग भी इसको कहा जाता है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है जिनमें विशेषतः गाय, बैल, कुक्कुर होते हैं। इसमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों द्वारा मुर्गी एवं पशुपालन को महत्वपूर्ण माना जाता है। सहकारी कृषि। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एवं सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करते हैं उसे सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में यह सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य बना। सामूहिक कृषि। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ से प्रारंभ हुआ था जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि को सोवियत संघ कोलखोज का नाम दिया। खनन। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती है जैसे ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं
हथियार बनाने के लिए ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के बाद ही संभव हुआ एवं निरंतर इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। कार्य को दो बातें प्रभावित करती है बच्चों। नंबर एक, भौतिक कारक, जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, आर्थिक कारक, जिनमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाले व्यय पर किया जाता है। खनन की विधियाँ। उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार का होता है। एक होता है धरातलीय, दूसरा होता है भूमिगत। धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है बच्चों। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा कुपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत कुपक गहराई तक स्थित या जहाँ से भूमिगत गैलरियाँ खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली हुई होती। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकलने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट, बेधक या बर्मा कहा जाता है इसको, माल ढोने की गाड़ियाँ तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा है, क्योंकि जहरीली गैस, आग एवं बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होने का भय बना रहता है। क्योंकि हम बहुत गहराई पे खुदाई करते हैं तो हमें भूमिगत जल मिल जाता है और उससे बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन और प्रसंस्करण एवं शोध कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है। अफ्रीका के कई देश, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया के आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि प्राथमिक क्रिया में हमने शिकार करना, आखेट करना, भोजन के लिए खाद्य के कंद फूल इकट्ठे करना, कृषि कार्य करना, मछली पकड़ना, इन कार्यों को करने वाली क्रिया जो आर्थिक क्रिया है, जिसमें कृषक को लाभ होता है, जिसमें उस व्यक्ति वस्तु को बेचने के बाद धन की प्राप्ति होती है, ये प्राथमिक क्रियाएं हमने पढ़ी। इस प्रकार बच्चों यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद बच्चों, आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें।